हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में और हार्ट फेलियर से संबंधित क्या क्या नई और लेटेस्ट रिसर्च अवेलेबल है। आज इस बारे में बात करेंगे। हार्ट फेलियर एक बहुत कॉमन बीमारी है, दुनिया भर में बहुत ज़्यादा लोगों को ये बीमारी होती है। ज़्यादातर लोग जब भी हमसे बात करते हैं हमसे ये पूछते हैं सर इसमें कुछ नया है क्या, इसमें कुछ नई दवाई आई है क्या, या इसमें कोई नया रिसर्च है क्या जिससे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स की मदद की जा सके। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि पहले की कंपैरिजन में अभी पिछले 30-40 सालों में हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। ऑलमोस्ट कई पेशेंट्स जो पहले ट्रांसप्लांट लिस्ट पे डाल दिए जाते थे वो अब वहाँ से निकाल के ऑलमोस्ट रूटीन लाइफ जी रहे, बिना ट्रांसप्लांटेशन के अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इवन पहले एक तरह से 15-20% हार्ट फंक्शन वाले पेशेंट को एक तरह से डेथ सेंटेंस मान लिया जाता था कि इस तरह के पेशेंट का बचना एक तरह से नामुमकिन माना जाता था। अब सिनेरियो चेंज होने लगा है। अब लोगों को लगता है कि इस तरह के लोग भी अपनी नॉर्मल लाइफ पूरी आराम से जी सकते हैं, अपनी पूरी लाइफ स्पैन जी सकते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा तो उनको ज़्यादा खतरा होगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में, लेकिन उनकी लगभग काफ़ी हद तक नॉर्मल लाइफ हो पाती है। और ये सब कुछ संभव हो पाया है लेटेस्ट हार्ट फेलियर संबंधित जो भी रिसर्चेज हुई है, जिससे हार्ट फेलियर का ओवरऑल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी और ट्रीटमेंट सिनेरियो में काफ़ी हद तक बिल्कुल इतना परिवर्तन आ चुका है कि आज के डेट में सर्वाइवल के चांसेस और लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस पेशेंट की कई गुना ज़्यादा पहले से बेटर पाई जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये क्या क्या चीज़ें नई देखने को मिली है पिछले 30-40 सालों में और इसमें और नया क्या है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट और इंस्पायर करें। सबसे पहले तो देखिए ये समझना ज़रूरी है कि हार्ट फेलियर की एक डिजीज़ अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्प्रूव हुई है, जो कि जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन ये बीमारी क्या है, कैसा है। 30-40 साल पहले एक ऐसा ज़माना था जो लोग सोचते थे कि बीटा ब्लॉकर्स क्योंकि हार्ट को सप्रेस करते हैं तो वो दवा अगर हार्ट फेलियर में देंगे तो मृत्यु बढ़ जाएगी। जबकि उसके कुछ सालों के बाद जो रिसर्च आया पिछले 30-40 सालों में हमने ये देखा कि बीटा ब्लॉकर्स इतनी ज़्यादा ज़रूरी दवा है कि अगर वो हार्ट फेलियर में देते हैं तो मृत्यु दर में कई गुना डिफरेंस आ जा सकता है, कई गुना कम हो जाता है वो, और पेशेंट की पंप क्षमता उनका बढ़ जाती है इससे। और इसके अलावा कई और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है जो पहले एक ज़माने में आए थे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो साइड इफेक्ट्स की वजह से या प्रॉब्लम्स की वजह से विड्रॉ करने पड़े थे, और फिर बाद में वही मॉलिक्यूल्स थोड़े और मॉडिफिकेशंस के साथ वापस मार्केट में आए और उन्होंने धूम मचा दी और उन्होंने हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट सिनेरियो को ही चेंज कर दिया। खासकर आर्नी जैसा मॉलिक्यूल, जो पहले इसके कई कॉम्बिनेशन जो आते थे इस तरह के मॉलिक्यूल को जो ट्राई किया था सब अपने ट्रायल्स में फेल हुए थे, लेकिन आर्नी ने पिछले 10 सालों में हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट सिनेरियो को ही काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है। पहले लेनॉक्सिन का बहुत बोलबाला था, लेनॉक्सिन हार्ट फेलियर के हर पेशेंट को दे दिया जाता था। आज के डेट में वो लगभग आउटडेटेड मेडिसिन है, हार्डली किसी हार्ट फेलियर पेशेंट को दी जाती है। आई थिंक 100-200 में से एक आध किसी पेशेंट को स्पेसिफिकली दी जाती है तो दी जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने हार्ट फेलियर मैनेजमेंट का सिनेरियो ही एक तरह से पूरी तरह चेंज कर दिया है। तो ये मेडिसिन एकमात्र बहुत बड़ा एक चीज़ है जिन्होंने हार्ट फेलियर मैनेजमेंट को चेंज किया है। और मेडिसिन के अलावा हार्ट फेलियर की जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों की उसके बारे में जो सोच थी या सोचने का तरीका था हार्ट फेलियर के बारे में वो बिल्कुल हेड ओवर हील्स चेंज हो गया, पूरी तरह से बदल चुका है। हार्ट फेलियर की अंडरस्टैंडिंग, कौन कौन से हार्मोन्स वर्क करते हैं, कौन कौन से कैटेकोलिमिन्स अच्छे हैं बुरे हैं, वो सारी चीज़ों में डे टू डे रिसर्च की वजह से इस तरह के मॉलिक्यूल्स या इस तरह की चीज़ों में सबसे अच्छा चीज़ है कि आए दिन इसमें इतनी रिसर्चेज होती रहती हैं कि रोज़ कुछ नया आता है, इस थेरेपी को ट्राई किया जाता है। कोई थेरेपी ऐसी होती है जिसको ऐसा लगता है कि इनिशियल में बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग थेरेपी है, वो बाद में बिल्कुल ही बकवास साबित होती है। और कहीं दूसरी तरफ ऐसी कोई थेरेपी होती है जो इनिशियली लगता है कि बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगी, वो बाद में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये रिसर्च का कमाल है कि बहुत सारे सिनेरियोज में या बहुत सारी चीज़ों में पहले के कंपैरिजन में चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग में, मेडिसिन को कैसे प्लान करना है या पैथोफिजियोलॉजी को कैसे समझना है, डिसाइड कैसे करना है थेरेपी को, उसमें चेंज हुआ है। मेडिसिन की स्ट्रैटेजी में चेंज हुआ है, कौन सी मॉलिक्यूल कितना डोज में देना है, ये सब चीज़ों में चेंज हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हार्ट फेलियर रिसर्च में काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है कि ये मॉलिक्यूल्स जो हार्ट फेलियर के लिए दिए जाते हैं वो हायर डोज पे या ज़्यादा डोज पे दिए जाएं तो ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। अगर यही मॉलिक्यूल्स को आप कम डोज पे देते हैं या लो डोज पे देते हैं तो ये उतना फ़ायदा नहीं करते हैं। तो लोगों का नॉर्मली थॉट प्रोसेस क्या होता है कि लो डोज में दो ताकि साइड इफेक्ट नहीं हो, लेकिन स्टडीज़ ने शो किया है कि हायर डोज पे देने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है जिन्होंने हार्ट फेलियर मैनेजमेंट को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो चेंज हुई है वो है हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट में कई डिवाइसेज आई हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है AICD डिवाइस,
CRT डिवाइस और इसके अलावा आर्टिफिशियल हार्ट्स और LVSS डिवाइसेस, ये सब जो आए हैं। AICD डिवाइस जो है वो डिफिब्रिलेटर डिवाइस है, जो कि हार्ट फेलियर में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें पेशेंट की जान को बचा देता है और उसको हॉस्पिटल तक पहुंचने का टाइम दे देता है, रिदम को घर पे ही नॉर्मलाइज कर देता है ताकि पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचने का टाइम मिल जाए। तो ये काफ़ी यूजफुल डिवाइस है। CRT डिवाइस जिन लोग को हार्ट फेलियर की वजह से चेम्बर्स का आपस में सामंजस्य नहीं हो पाता, करंट आगे पीछे हो जाता है, करंट का टाइमिंग आगे पीछे हो जाता है, तो उस चीज़ को ये मैनेज करने में मदद करता है। उसकी एक प्रॉपर सिंक्रोनी मेंटेन करता है जिसमें सारे चेम्बर्स में करंट एक साथ पहुंचता है। तो ये बेसिकली ट्रिपल चेम्बर पेसमेकर है जो हार्ट के सारे सेगमेंट्स में एक साथ करंट पहुंचाने के लिए 3 जगह से हार्ट को पेस करता है, जिससे हार्ट का करंट डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होता है। इसके अलावा इनका भी कॉम्बिनेशन आता है जिसे CRT-D डिवाइस बोलते हैं, जिसमें CRT की फैसिलिटी भी होती है और शॉकिंग की फैसिलिटी यानी AICD की फैसिलिटी होती है, इसे CRT-D डिवाइस बोलते हैं। जो सिंपल पेसिंग वाला होता है उसको CRT-P यानी कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी P पेसिंग फैसिलिटी, और कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी D यानी CRT-D फैसिलिटी बोलते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल हार्ट्स और IABP इस तरह के डिवाइसेस भी आए हैं। IABP यानी इंट्रा एयोर्टिक बलून पंपिंग डिवाइस जो है वो 15-20 मिलीमीटर BP को बढ़ाता है सीवियर हार्ट फेलियर में, कुछ टाइम तक आपको जीवित रख सकता है ताकि दवाइयों को असर करने का टाइम मिल जाए। तो 2-4 दिन अगर हॉस्पिटल में पेशेंट की कंडीशन खराब है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे बेटर डिवाइसेस जो आर्टिफिशियल हार्ट्स आते हैं जैसे इम्पेलर डिवाइसेस वगैरह हैं, जो 10-15 दिन तक या 20 दिन तक भी बहुत हाई फोर्स से ब्लड को जनरेट करके या ब्लड का प्रेशर को मेंटेन करके व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं। ECMO डिवाइसेस है यानी एक तरह से जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन डिवाइसेस है, वो एक तरह से पूरी तरह से हार्ट का सारा सर्कुलेशन को ही आर्टिफिशियल पंप पर ले लेते हैं और उसके बाद वो पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। वो पेशेंट को ओवरऑल सर्वाइवल को इम्प्रूव कर सकते हैं और पेशेंट के हार्ट को एक तरह से अनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेटालिक हार्ट्स और इस तरह के डिवाइसेस भी आजकल आते हैं। ऑब्वियसली ये इतने कॉमनली यूज़ नहीं होते, पर ट्रांसप्लांटेशन वगैरह के पेशेंट जो बहुत ख़राब हालत में, उनकी जान बचाने के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च है जो कि जिसने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया और आजकल इंडिया में भी काफ़ी कॉमनली ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। तो वो हार्ट फेलियर के बहुत ख़राब पेशेंट्स को भी 10-20 साल का लाइफ तो प्रदान कर ही देता है। जो हार्ट फेलियर की हालत में पेशेंट इतना बुरा होता है कि वो कभी भी मर सकता है, उस पेशेंट को हार्ट मैनेजमेंट को काफ़ी हद तक ये इम्प्रूवाइज कर देता है, जिसमें पेशेंट का ओवरऑल पंप क्षमता इम्प्रूव हो जाती है, एक तरह से लाइफ ही नहीं मिल जाती है पेशेंट को, और वो ट्रांसप्लांटेड हार्ट के साथ लगभग 10-15 साल 20 साल तक सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर में मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजीज भी चेंज हुई है। पेशेंट को इम्प्लांटेबल डिवाइसेस ऐसी भी लगा दिया जाता है जो पेशेंट के अरिथमियाज को मॉनिटर कर सकता है, पेशेंट के रिदम चेंजेस को मॉनिटर कर सकता है। पेशेंट को सेंसर्स वाले वॉचेस वगैरह भी पहना दिए जाते हैं जो किसी भी अरिथमिया या प्रॉब्लम अगर होती है तो दूर किसी क्लाउड सेंटर में या रिमोट सेंसिंग एरिया में मैसेज दे सकता है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हुआ है। पेशेंट का कंटिन्यूस ECG रिकॉर्ड भी कर सकते हैं डिवाइस, पेशेंट का कंटिन्यूस BP पल्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं डिवाइस। तो इनसे भी काफ़ी जो वेरिएबल सेंसर्स हैं उनसे भी पेशेंट का मॉनिटरिंग सिस्टम इम्प्रूवाइज हुआ है। इन हॉस्पिटल मॉनिटरिंग सिस्टम भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि इन हॉस्पिटल भी पहले पेशेंट का ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने को, ये सब पैरामीटर्स चेक करने के लिए कुछ खास चीज़ें नहीं होती थी। पर जब हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता है तो वेंटिलेटर्स वगैरह इतने इम्प्रूव हो गए, मॉनिटर्स इतने इम्प्रूव हो गए कि पेशेंट का आर्टीरियल BP से लेकर सब कुछ हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल के दौरान भी पेशेंट के बच पाने के चांसेस काफ़ी पहले से बेटर हो गए, जो कि पहले एक तरह से माना जाता था कि अगर सीवियर हार्ट फेलियर में पेशेंट आता है तो काफ़ी लोग मर जाते थे। पर आज के डेट में ज़्यादातर पेशेंट्स को बचाया जा सकता है। अगर बहुत ख़राब हालत में भी है और बहुत लो सैचुरेशन के साथ भी पेशेंट आए तो भी उसको वेंटिलेटर पर रख के सर्वाइव करवाया जा सकता है। उनमें से भी काफ़ी पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती है। हालांकि हर पेशेंट की बच जाएगी जान ऐसी गारंटी नहीं देते, लेकिन फिर भी काफ़ी पेशेंट को बचाया जा सकता है। थोड़ा ख़राब पेशेंट में डायलिसिस को भी साथ में यूज़ किया जा सकता है कि अगर लंग्स में पानी भर गया, पूरी बॉडी में पानी भर गया, तो डायलिसिस वगैरह के माध्यम से भी एक्स्ट्रा पानी को निकाला जा सकता है। इससे भी कंडीशन को सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनलाइज मेडिसिन भी चालू हुआ है, जिसमें कि पेशेंट को एक पर्सनलाइज थेरेपी दिया जा सकता है। उस पर्टिकुलर व्यक्ति की जेनेटिक प्रोफाइल और उस पर्टिकुलर व्यक्ति की कैसी रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से उसके साथ कोमॉर्बिड कंडीशंस है, उसके हिसाब से हम पेशेंट की डिवाइस और थेरेपी को एक प्रॉपर टेलर मेड थेरेपी कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट का ओवरऑल मॉनिटरिंग मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगा, पेशेंट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस भी काफ़ी हद तक बेटर होंगे, पेशेंट को दवाओं के या ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे। तो पेशेंट के हिसाब से हम थेरेपी को पर्सनलाइज कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी इम्प्रूव हुई है। इसके अलावा जीन थेरेपी है,
अब मान लीजिए किसी को अगर हार्ट फेलियर जो हुआ है वो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, जिसमें हार्ट कार्डियोमायोपैथी में चला गया और बहुत ज़्यादा डायलेट हो गया है या बहुत ज़्यादा फूल गया है जिससे हार्ट फेलियर हो रहा है, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया इसलिए हार्ट फेलियर हो रहा है जिसे कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। तो ये अबनॉर्मल जेनेटिक एक्सप्रेशन को भी हम जीन थेरेपी के द्वारा चेंज कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इनके बारे में भी हमने सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा स्टेम सेल थेरेपी है। स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा हम खराब जो जीन्स हैं या खराब जो प्रोटीन्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो सेल्स मर गए वहाँ पे नए सेल्स बना सकते हैं, जिससे कि पंप क्षमता 5 से 10% तक इम्प्रोवाइज हो सकते हैं, मृत्यु का चांस काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी इम्प्रोवाइज हुई है। आज के टॉपिक में हमने बात किया कि नई क्या क्या रिसर्चेस है हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट में, और ये हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को किस हद तक किस तरह से चेंज करेगी, तो इस बारे में बात की। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत डिटेल कंटेंट नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेस पे यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट में ब्रीफ समरी हम आपको शॉर्ट समरी दे देते हैं। तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं, आपको ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, और हेल्थ टिप्स की तरह आप इसको अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स, फ्रेंड्स